प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में, हमारी सियासत में इश्यूज़ की कभी कमी नहीं रहती। एक इशू ज़रा डाउन होता है तो दूसरा इशू ऐसे आता है अचानक कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बनने लगता है। अब आज सुबह से लेकर अगर अब तक आप पाकिस्तानी मीडिया देखें तो एक इस वक्त सबसे बड़ा मसला लग रहा है और वो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जो है वो तब्दील होना चाहिए या नहीं तब्दील होना चाहिए। इस पर डिबेट हो रही हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं। इसको एक अना का मसला बना लिया गया है और अभी इस इशू ने उतनी हीट पकड़ी नहीं है जितनी शायद आने वाले एक आध दिन में ये इशू मजीद हीट पकड़ेगा कि जब ये पार्लियामेंट में जाएगा, जब इसके नाम कानूनी तौर पर इसको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। फिर पीपल्स पार्टी जो अभी कह रही है कि हम सड़कों पर आ जाएंगे या हम इसको रेजिस्ट करेंगे, फिर वो शायद अमली तौर पर कुछ करे। तो ये एक ऐसा इशू आज के दिन में हमें बनता हुआ नजर आ रहा है जो कल एक आध दिन में शायद और मैच्योर होकर और हीट पकड़े कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील होना कितना बड़ा पाकिस्तानी सियासत का मामला है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उनके इत्तेहादियों का, जो सिंध में उनके इत्तेहादियाँ, उनका दबाव है, या इससे क्या फ़ायदा होगा या कितना फ़ायदा होगा, या पीपल्स पार्टी को इसको क्या क्या सियासी तौर पर क्या नुकसान होगा। तो इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं इसके, जो आज हम प्रोग्राम में जिस पर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 7 माह की हुकूमत है उस पर हमेशा से ही हमारे एक डिबेट हो रही है और ये डिबेट पहले महीने में शुरू हो गई थी। ये अच्छी हुकूमत है, ये बुरी हुकूमत है। फिर हुआ कि जनाब 100 दिन तो दे दीजिए। फिर ये कि अभी आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। फिर 6 माह गुजर गए। फिर एक सवाल हुआ कि 6 माह में क्या किया है। कुछ मुस्बत दलाइल देने वाले लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि जी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्शन ही अभी तक मौजूद नहीं है। तो 7 माह की कारकर्दगी का एक जायज़ा लेते हैं आज प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बहुत ज़बरदस्त इक़दाम कौन से हैं जिससे तब्दीली का एक रास्ता नज़र आने लगा है, या बिल्कुल कोई काम तहरीक इंसाफ ने किए नहीं है, या कोई दरमियान का रास्ता है। तो इसका ज़रा एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ जो आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि प्ली बार्गेन के लिए उकसाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, हुकूमत की तरफ से। कल इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि प्ली बार्गेन कर लें, यानी प्ली बार्गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इमरान खान ने, लेकिन कहा कि पैसे वापस कर दे तो आप जहाँ जाएँ चले जाएँ जहाँ चाहें। अब सवाल ये है कि इस स्टेज पर कानूनी तौर पर रास्ता क्या है। अव्वल तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी प्ली बार्गेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो प्ली बार्गेन का जो कानून है उस कानून को इस्तेमाल करके अपने लिए रिलीफ हासिल करना ही चाहें तो कानूनी तौर पर रास्ता क्या है, क्या तरीक़ाकार होगा, कहाँ से शुरू करेंगे, पहला कदम क्या उठाएंगे नवाज शरीफ प्ली बार्गेन के लिए, पहली दरख्वास्त किसको देंगे, क्या वो मरहला आ चुका है जिस पर प्ली बार्गेन होती है, कौन से फ्लैट्स पर किस कीमत पर प्ली बार्गेन होगी, कौन ऑफर देगा या कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, और क्या उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल हो जाएगी। ये एक ऐसी डिबेट जनरेट हुई है पिछले 2-3 दिन में जब ख़ास तौर पर ट्वीट्स हुई हैं। तो आज हम भी ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए, आसिफ जरदारी साहब के लिए प्ली बार्गेन का ऑप्शन क्या है और उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आगाज़ कहाँ से होगा और कैसे ये मराहिल तय करेगा। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बरेलवी साहब आपको भी खुश आमदीद। सबसे पहले भट्टी साहब, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब ऐसा लग रहा है कि कमर बांध लिया हुकूमत ने। अच्छा, हुकूमत बाद बगैर तैयारी के भी कमर बांधती है, जैसे सिंध में हुकूमत की तब्दीली की कमर बांधी थी, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। अभी भी सईद गानी साहब कह रहे हैं कि कैसे करेंगे, सेनेट में जाएंगे तो वहाँ तो नंबर ही पूरा नहीं है, कैसे तब्दील करेंगे। तो बगैर होमवर्क के ये इनिशिएट कर दिया हुकूमत ने, ये क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो अभी आपने इंट्रो में कहना कि हमारे यहाँ इश्यूज़ की कोई कमी नहीं। हाँ। अल्लाह के फजल से आज एक और इशू है डंग टपाऊ, 2 दिन बाद और इशू होगा, 4 दिन बाद और इशू होगा। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये 2% के इशूज़ हैं, सिर्फ 2% के। 98% के इशूज़ ये नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने एक मरतबा यू टर्न की फजीलत बयान की तो अगले 2 हफ्ते हमारा इशू यू टर्न था। कोई कह रहा था कि ये यू टर्न लेने वाला झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है। कोई कह रहा था यू टर्न लेना हिकमत है और इससे बड़ी दानिशमंदी कोई नहीं। जरदारी साहब को जब मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट आई तो 18वीं तरमीम और सिंध कार्ड आ गया। हर बंदा लगा हुआ था कि अभी सिंध के तो सारा हकूक़ गस्ब हो जाएंगे। किसी को सिंध याद नहीं था कि सिंध के लोगों से भी पूछो कि 18वीं तरमीम से पहले क्या हाल था, 18वीं तरमीम के बाद क्या हाल था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो लगाया तो सारे वोट को इज्जत देना। आज वोटर किधर है, वोट किधर है और इज्जत किधर है?
तो ये बाकी यानी हम एक कैदी पे तो डिस्कस कर सकते हैं, वो नवाज शरीफ साहब हो, एक मुकदमे पे तो डिस्कस कर सकते हैं, वो जरदारी साहब का हो। बाकी कैदियों का हमने कभी डिस्कस नहीं करना, बाकी मुकदमों का हमने कभी डिस्कस नहीं करना, इंसाफ का निज़ाम कैसा है कभी डिस्कस नहीं करना, तालीम कितनी नीचे चली गई है कभी डिस्कस नहीं करना, महंगाई कितनी नीचे चली गई है कभी डिस्कस नहीं करना, सेहत की सहूलतों का क्या हाल है कभी डिस्कस नहीं करना, साफ पानी का क्या हाल है कभी डिस्कस नहीं करना। सिंध के 50% इलाकों में, दही इलाकों में ये साफ जो बोतल का पानी वो कहते हैं असली नहीं है, असली पानी इस कलर के नहीं होता, तो वो नहीं डिस्कस करना हमने। और इसको छोड़ दें, बॉर्डर्स एक्टिव हैं हमारे, कभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी कभार अगर कोई सर पे पड़ जाए तो फिर दुश्मन सारे इकट्ठे हैं, कभी हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। हम ग्रे लिस्ट में जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, कभी कोई पता नहीं चल रहा। अफगान इशू का क्या बनेगा, हमारी फेंस का क्या बनेगा, रोज़ हम लाशें उठाते हैं, कभी डिस्कस नहीं करना। कलभूषण का मामला क्या है, कभी डिस्कस नहीं करना। हमारी मईशत किस तरफ चलेगी, कभी डिस्कस नहीं करना। कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं, कभी हमें डिस्कस नहीं करना। तो ये 2% लोगों का मसला है, 2% लोगों का मसला है और ये 100% लोगों का मसला बना दिया गया। अब आ जाए बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम पर। भाई ये मैं एक सोचता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर मैं इस हक़ में नहीं हूँ, 17 इदारे हैं इस मुल्क के जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के नाम पे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे भी होंगे, अयूब खान के नाम पे भी होंगे, ज़ियार साहब के नाम पे भी होंगे, और भी जिसका दाव लगा लग। मिसाल के तौर पे इसमें है क्या यार, अगर बेनज़ीर भुट्टो अब नहीं रही इस दुनिया में, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, रह गया नाम तो क्या हो जाएगा? कोई इससे या तो बता कि नाम हटाने से पूरे मुल्क में अचानक खुशहाली आ जाएगी, नहीं वो उनको ये लगता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या नाम ये रहने से हमारी बदहाली है। क्या है, देखिए बात बेसिकली ये है कि आप या तो है कि खड़े रहे, आप फवाद इस हुकूमत की एक है कि फवाद चौधरी साहब ने 3-4 बयान दिए, बाद में सेनेट में माफ़ी मांगी। आपने कहा कि हम नहीं बनाते पीएसी का चेयरमैन, आपको बनाना पड़ा। आपने कहा था मन मर्जी कायमा कमेटियाँ नहीं देंगे, आपको देनी पड़ी। आपको कहा था हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, आपको इनके साथ बैठना पड़ा। आपको अपना एक तरीके इंसाफ का गुड कॉप्स का निज़ाम बनाना पड़ा कि जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ करने जा रहे हैं। आप मिले सेनेट चेयरमैन पे कि नहीं मिले? दोनों मिले ना, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी मिले ना। और इस तरह बिलावल शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ ना, बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को नजरियाती कहा ना, चंद दिन बाद फिर कहा ना कि एनआरओ मुबारक हो। तो जब आप कारी कुछ नहीं, भाई खुदा के लिए ये इश्यूज नहीं है हमारे। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स पर प्रोग्राम मिसाल के नहीं, सियासत भाई कुछ चीजें होती। बेनज़ीर भुट्टो नहीं रही, मिसाल के मैं आखिरी 2 जुमले, बेनज़ीर भुट्टो नहीं रही, काबिल एहतराम है, मोहतरम है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे एक इदारा बना हुआ है, या तो है ना कि आप ये पूरा निज़ाम तब्दील कर रहे हो, तो फिर अब ये रावलपिंडी का जनरल हॉस्पिटल पहले था, बेनज़ीर भुट्टो इनकम, वो बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है। जी बरेलवी साहब, देखिए, एक तो मेरे दोस्त इरशाद बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि नाम हटाने या रखने से क्या फ़ायदा होता है, और बदकिस्मती से इस सिलसिले में हमारी कौम और हुकूमत, मैं दोनों को कहूँगा, कौम को भी, इनका बहुत ही बुरा रिकॉर्ड रहा है। यानी तमाम लाहौर में भी इरशाद साहब जानते हैं, जो लाहौरी होते हैं, कराची में जितने बड़े बड़े इदारे, अस्पताल, कॉलेज किसने बनाए? हिंदुओं ने या गोरों ने। ये हमारा जो नश्तर पार्क, वो पटेल पाड़ा था, उसको नश्तर पार्क कर दिया। गांधी गार्डन सुनते चले आए थे, उसको पता नहीं क्या नाम रख दिया। नवाब शाह पता नहीं कब से नाम रखता, उसका बेनज़ीर आबाद रख दिया। लाइलपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गालिबन। मिंटगुमरी का नाम गालिबन साहिवाल रख दिया आपने, बड़ी मुश्किल से। तो एक तो ये कि हम लोग इस बारे में मुशर्रफा इस्लाम कर देते हैं या मुशर्रफा पाकिस्तानी कर देते हैं इदारों को। उनके जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस, पता नहीं है कि आप अगर कोई इदारा खुद बनाते हैं तो उसके लिए आप जो चाहे नाम रखें। इस तरह बेशुमार सिंध में नाम इन्होंने, मैं अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त कि पीपल्स पार्टी ने और नवाज शरीफ ने किन किन नाम रखे हैं। यकीनन अव्वल तो ये रिवायती गलत है कि शख्सी तौर पर, क्या कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में कोई जगह थी जो उसका, वो मोहिटा पैलेस ही कहलाता रहा, जहाँ आखिरी आरामगाह थी मादर मिल्लत की, या यहाँ मिस्टर का साउथ था, बम्बई में उनका था। तो ये जो एक रवायत पड़ गई है हमारे नौदौलती सियासतदानों की, इनकी औलाद की, कि ये लोग अपने इन शहरों को और इदारों को भी अपना वो समझते हैं जिस तरह उनके नाम के साथ लगा होता है ना। जैसे मेरे नाम के साथ बरेलवी लगा है, या चांडियो, या पहले झकरानी, या बिजरानी, या कुरैशी, या गिलानी। इस तरह इन्होंने अंग्रेज़ों को कायम किए हुए, हिंदुओं को कायम किए हुए अस्पतालों, इदारों के नाम रख दिए। तो एक तो ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए।
और ये बात लेकिन वो बरेलवी साहब अगर वो नाम अस्पताल का या सड़क का या इलाके का या किसी बिल्डिंग का है वो तो चलें और बात है, लेकिन यहाँ पर शायद चूंकि लोगों की इसका ताल्लुक वोट के साथ है, यानी ये पैसे मिलते हैं तो वोट मिलता है 1200 रुपए जिस बंदे को। मैंने बहुत सारे शोज किए इलेक्शन के दिनों में, मैंने उनसे पूछा पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हो, वो कहते हैं इनकम सपोर्ट से पैसे मिलते हैं। वाहिद वजह लोगों के ज़हनों में है बेशुमार लोगों की। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो आप वो लियारी 40 साल से भुट्टो को वोट दे रहा था, भुट्टो का नवासा जो है लियारी में हार गया घर में, उनको वोट मिले उधर, या आप क्या बात कर रहे हैं? इंटीग्रेशन की बात ऐसा शक जी ये जो इलेक्शन में हुआ है, ये बेनजीर के ना के कार्ड पे वोट नहीं मिलते, और अब तो ये जो तीसरी पीढ़ी आई है, सॉरी टू से, अब पीपल्स पार्टी को भुट्टो और बेनजीर के नाम पे भी वोट नहीं मिलते, वो तो अब तो उन वडेरों और जागीरदारों को मिलते हैं जिनकी सीटें अपनी महफूज हैं बरसों से। अब ये अलग आप बहस रहने दीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो अगर ये अननेसेसरी तहरीक इंसाफ भी जो है इश्यूज़ को उठा रही है, अपने जो उनके काम करने के थे वो कर नहीं रहे हैं। आज यानी मुझे इमरान खान साहब कराची में आए एक और 162 अरब रुपए का पैकेज ऐलान करके चले गए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई वो जो ग्रीन लाइन जो थी जो 20 अरब में बननी थी, कराची उधेड़ को रख दिया, वफाक का प्रोजेक्ट था उसका क्या हुआ, कराची रेलवे का क्या हुआ, K4 का क्या हुआ, 162 अरब रुपए आप बेचारे चीफ मिनिस्टर को बुलाया तक नहीं, कौन बनाएगा, कब बनेगा, क्या बनेगा, वजारत खजाना के बाबू ने उनको थमा दिया। तो खुर्रम शेरजमान कह रहे थे कि बिल्कुल दुनिया के जदीद शहरों के मुताबिक इसका प्लान लेकर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने बड़ा मायूस किया है, हम करेंगे। ये जो गलत या सही जो भी काम था, बहरहाल कराची को जो बेहतर हुआ, हमारे दोस्त मुस्तफ़ा कमाल के उनकी सियासत इख्तलाफ है वही हुआ था और उनको बड़ी दाद बदली, उसके बाद से 10 साल कराची खंडर बना हुआ है और पता नहीं इस तरह के पैकेजेस जो है दिए जाते रहे। यही जो है ये नाम की तख्ती लगाने की जो रवायत है और पुरानी तख्तियाँ उखाड़ देते हैं जनाब ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि अगर बीबी के नाम पे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर ये एक स्कीम चल रही थी, इसको चलने देना चाहिए था। और इसका मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तहरीक इंसाफ की क़यादत भी नॉन इशूज़ में लोगों को भी उलझा रही है, वक्त गुजार रही है, ना कि डिलीवर करने के बजाय। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, वो मसला ये है ना कि जो इत्तेहादी हैं वो जब जिद कर बैठते हैं तो इत्तेहादियों के नखरे तो उठाने पड़ते हैं, चाहे वो पंजाब में इत्तेहादी बैठे हों, सिंध में बैठे हों, वो कहें हमें एक और वजारत दे दो, वो एक और वजारत देनी पड़ती है जो कि आइंदा दिनों में हम देखेंगे कि वो होगा। जब कहा जाता है कि जी अब हमारे ये मसाइल हैं, हमें इसको कर रहे हैं, तो उसको मीट करने के लिए, क्योंकि हुकूमत एक ऐसी नाजुक सी नंबर गेम पर बैठी हुई है, बड़ा एक वो फिगर जो है वो बड़ा नाजुक सा है कि आपको इत्तेहादियों की बात माननी पड़ती है। तो अब क्या पीपल्स पार्टी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने लिए नहीं, इत्तेहादियों के लिए भी शायद उसको ये करना पड़ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें इत्तेहादियों की बात है। बरेलवी साहब ने बिल्कुल पॉइंट आउट ठीक है। 70 साल हो गए हैं, 70 साल 71 साल हमारे मुल्क हो गए हैं। एक आपका जो आमर था, जिसको आप आमर कहते हैं, इस्लामाबाद बना के गया था, उसके बाद मुझे बताएं कोई शहर 140 या 50 साल रहे अंग्रेज़, बागों के बाग, शहरों के शहर, सड़कों के सड़क, नहरी निज़ाम, रेलवे, क्या कुछ कर गए, क्या अस्पताल बना गए, क्या सड़कें बना गए, क्या शहर बना गए, जैकबाबाद, पता नहीं किस किस के नाम पे क्या क्या क्या। आपने क्या किया? आप इरशाद भट्टी है तो उसको कह दो कि इरशाद चांडियो कर दो, क्योंकि अब चांडियो की हुकूमत है। अगर उसके बाद चांडियो साहब चले गए हैं तो इरशाद लगारी कर दो, क्योंकि लगारी साहब आ गए हैं। बरेलवी साहब को अल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया तो उन्होंने कहा पहले इरशाद को इस्लाम पे लाओ, उसका इरशाद। मेरे लिए मुश्किल हो गई थी, मेरा नाम बदल दिया था तो मेरे वालिद कहने लगे, वो कहने लगे भाई बरेलवी क्यों लगा दो कराची में, तो मेरे वालिद कहने लगे भाई वो जो जतोई तो गांव है वो अपने नाम के लगाया था, बरेलवी तो बहुत बड़ी जगह थी। तो अब मेरे साथ बरेलवी या जतोई या कोई लगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता? आज मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि मेरे तख्ती पे इमरान खान की तख्ती पे लगा गया। यार खुदा के लिए इमरान खान, आपके ये मंशूर नहीं थे, ये वादे नहीं थे, ये दावे नहीं थे, ये नारे नहीं थे, ये तब्दीली नहीं थी। अच्छा, ये तो अब आपसे अगले सेगमेंट में पूछता हूं ना। और मैं कह रहा हूं कि देखिए तख्तियां लगी रहे, इससे बेहतरीन इदारा बना दे। बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स के बगैर आपने हेल्थ कार्ड दिया कि नहीं, जो नवाज शरीफ साहब दे गए थे, आपने बेनज़ीर भुट्टो उसी में से किया, आपने लैपटॉप को कर दिया, आप अपनी BRT जो पेशावर की है उस पर तवज्जो दें, आप अपनी जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उस पर तवज्जो दें, आप और बाकी चीजों पे इनको छोड़े। तख्तियां कोई नहीं। इमरान खान साहब आप गैर रवायती आप इमरान खान साहब को कहना है कि आप गैर रवायती सियासतदान थे, आप रवायती काम ना करें, वजारतें दें जिसको आपकी थिन मेजॉरिटी आप करें, एडजस्टमेंट करें, मगर कुछ चीजें हैं जो आप अपने अकल से सोचिए, कोई बड़े बने, आप यू आर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
उसमें सिंध है पीपल्स पार्टी का, उसमें नून लीग बैठी हुई है पंजाब में, उसमें जाम कमाल है, उसमें आपके केपी की है, उसमें आजाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है। आप सारों को साथ लेके चलें। अब आप ये समझते हैं कि नाम तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं मैं जाती तौर पे नामों के नामों के रखने में के हक में भी नहीं, अगर रखा गया तो अब ये इशू नहीं बनाना। राइट सर, बिल्कुल। मैं जाते जाते ये बता दूं ब्रेक पर जाते हुए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो टाइमलाइन है, कब से आगाज़ हुआ, ये 2008 में इसका आगाज़ किया गया था, जुलाई 2008 में। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिल 29 जून 2010 को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिल 28 जुलाई 2010 को सेनेट से मंजूर होने के बाद ये फिर एक कानून बन गया। अब ये एक्ट के तहत प्रोग्राम का नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और अगर इसको तब्दील करना है तो इसकी तब्दीली के लिए फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, सेनेट के पास जाना पड़ेगा। और आज सईद गनी साहब कहते हैं कि सेनेट में आपके पास मेजोरिटी चूंकि नहीं है, तो आप सोचें तो सही कि आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, कि वो कानूनी तौर पर चाहिए। तो एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा दीगर चीज़ों में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब प्ली बार्गेन वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कानूनी रास्ता उनके पास क्या है, और फिर ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी रही है 7 महीने की, उसमें क्या बहुत पॉजिटिव चीज़ें रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वादे किए गए और पूरे नहीं हो सके, कहाँ पर लोगों को मायूसी दिखाई दे रही है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 2-3 दिन से एक नई बहस शुरू हुई है, फवाद चौधरी साहब तो काफ़ी दिन से इसकी तरफ इशारे कर रहे हैं कि पैसे वापस कर दें और कहीं भी चले जाएं। तो इस पर हमने सोचा क्यों ना कानूनी राय भी ली जाए कि क्या प्ली बार्गेन का ऑप्शन को स्टेज मौजूद है, ये वाली स्टेज जिस पर ये प्ली बार्गेन नवाज शरीफ अगर चाहें, वैसे तो बहुत सारे लोगों का ख्याल, और अभी भी हम पूछते हैं अपने मेहमानों से, एनालिस्ट से, कि क्या उनको लगता है कि नवाज शरीफ इस ऑप्शन पर जाएंगे, क्या सियासी तौर पर उनको ये सूट करता है। इसी का पहले जायज़ा ले लेते हैं, फिर हम ज़रा कानूनी राय मालूम करते हैं राजा आमिर अब्बास साहब से कि क्या तरीक़ाकार क्या है, अगर वो इस ऑप्शन को इख्तियार करना चाहते हैं तो कानूनी रास्ता क्या है। पहले तो बरेलवी साहब आपसे शुरू करते हुए, सर आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब इस ऑप्शन के लिए जाएंगे जो बार बार उकसाया जा रहा है उन्हें हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये कर लें और जहां मर्जी चले जाएं? देखिए, एक तो ये प्ली बार्गेन की जो आप बात कह रहे हैं, यानी वो जो हमारे मजीद लाहौरी एक बहुत बड़े शायर होते थे, उन्होंने कहा था कि लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट गया। अब ये आप पता नहीं, अगर इदारे का आपका वाबस्ता ना हो तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा। 90 अरब रुपए उन्होंने देने को कहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 495 अरब गालिबन उन्होंने वापस किए हैं, उस जमीन के जो मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कराची की 455। यानी अब आप गौर कीजिए, ये प्ली बार्गेन है। यानी एक वो किसी ने बड़ा अच्छा कार्टून बनाया कि एक तराजू में 465 अरब रखे और उन साहब को डाला। अब बताइए, यानी वो 90 अरब से 500 अरब रुपए दिए उनको, उसके बाद भी कितना फ़ायदा हुआ होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। अब ये जो आप जो लोगों के जो स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो हम लोगों से जो पूछते हैं ना, तो मैं कहता हूँ खुदारा थोड़ा सा इसमें तब्दीली कीजिए, ये इरशाद भट्टी साहब से रहनुमाई हासिल कीजिए और इश्यूज़ को सामने रख के कीजिए। इसने ये कहा है, जनाब नवाज शरीफ ने कहा है, जरदारी ने कहा है, इन लोगों के बयानात का आज सुबह बयान देते हैं, शाम को बदल लेते हैं। अब आप देखिए कितनी सीरियस बात है। भट्टी साहब यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ जो सॉरी टू से ये जो आप प्री बार्गेन की बात कर रहे हैं, यानी ये कौन सा वो है सर, आप कत्ल कर दें, करोड़ों ये कानून, इस पर तो कानून पर तो एक अलग डिबेट मौजूद है ना सर, कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए, प्ली बार्गेन का कानून होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब तक, जिस दिन तक ये कानून मौजूद है, उस दिन से तक तो हर मुजरिम इससे फायदा उठा सकता है ना जी। कानूनी तौर पर उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो ये रास्ता इख्तियार कर सकता है। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो शायद बहुत सारे लोगों की राय है, आप समेत भी ये, कि ये कानून तो होना ही नहीं चाहिए। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा उनसे इस पर कानूनी राय मालूम कर लूँ। राजा साहब, अगर ये स्टेज इस वक्त क्या ऐसी है कि अगर नवाज शरीफ साहब चाहें कि वो प्ली बार्गेन कर लें, तो क्या स्टेज पे वो कर सकते हैं? किसी इनिशिएट कहां से होगा, इसका तरीकाकार क्या होगा? जी असद, ये प्ली बार्गेन को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। एक तो बड़ी बातें की जा रही है कि जी हुकूमत प्ली बार्गेन नहीं करा सकती, कोई एनआरओ नहीं दे सकती। ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ना हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक है, नैब से है। जी, ना ही इस वक्त अदालतें प्ली बार्गेन का कह सकती हैं,
और ना ही नैब कह सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुजरिम है, जिन्हें सजा हुई है, मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, वो ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 25B में ये दिया हुआ है कि जब से इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज होती है तब से लेके जब ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल खत्म होता है और जब तक अपील पेंडिंग होती है, तो चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि वो प्ली बारगेन की अगर दरखास्त आती है तो उसको वो अलाउ कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में, यानी दरखास्त डालनी होगी बराह रास्त चेयरमैन नैब को? बिल्कुल, ऐसी सूरत हाल में मुल्जिम कन्विक्शन बरकरार रहती है, उसको नाअहली बरकरार रहती है, लेकिन वो जो जेल की सजा होती है वो खत्म हो जाती है और उसे एक खास अमाउंट जो चेयरमैन नैब और अदालतें मुकर्रर करती हैं वो जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये मुकर्रर करेंगी कि नैब मुकर्रर करेगा कि आप इतने पैसे जमा करवाएं? ये ऑफर देगा, नैब ऑफर देगा नवाज शरीफ साहब को कि आप इतने पैसे जमा करवाएं और छूट जाएं? जी, ये नैब देगा। और जो अदालतों ने ऑलरेडी, अगर एवनफील्ड का केस है तो एवनफील्ड में उन्होंने एक जुर्माना लगा दिया है और कहा है कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स की इतनी मलकियत है, वो मलकियत और वो जो जुर्माना है वो लगाएगा नैब और वो उन्हें देना पड़ेगा कि जी ठीक है, ये एवनफील्ड के जो अपार्टमेंट्स थे इनका मैं कोई मनी ट्रेल नहीं दे सका और बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर मैं नहीं बता सका कि ये कहाँ से कमाए गए थे। तो उसमें एक तो कन्फेशन आ जाएगा, वो अपने जो जुर्म है अच्छा उसको मानेंगे। एक और बात बताइए कि ये जो फ्लैट्स की कीमत का तयन कौन करेगा और क्या ये जब ये खरीदे गए थे तब की कीमत होगी या आज की कीमत के हिसाब से इसकी कीमत होगी? ये देखिए जी, मौजूदा कीमत के हिसाब से होगी कि आज क्या कीमत है, क्योंकि फ्लैट्स उसी हिसाब से डॉलर भी बढ़ता रहा, पाउंड भी बढ़ता रहा। क्योंकि अगर उस जमाने से लगाएंगे तो डॉलर और पाउंड बहुत सस्ता था, तो वो ही रेशियो निकलेगा कि आजकल उसकी कीमत क्या है। और उसी के साथ साथ ना सिर्फ फ्लैट्स होंगे, वो जद्दा में जो स्टील मिल्स लगी हैं, क्योंकि एक केस में प्ली बारगेन इनको फायदा नहीं देगी, दूसरा केस तो अपनी जगह पर। और ये कीमत गैर मुल्की करेंसी में तय होगी? जी बिल्कुल। और इसी तरीके से जद्दा की स्टील मिल की इतनी लागत है और फिर उस स्टील मिल ने इतना अरसा काम किया तो उससे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी इन्हें वापस करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और मैं असद कहता जाऊं, मुझे मिनट दीजिएगा, कि ये जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जी कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई प्ली बारगेन के अलावा आप मुल्क से बाहर नहीं जा पाएंगे, उसकी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो आई थी वो इसी नारे पे आई थी कि मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होगी, पैसा वापस लाया जाएगा और किसी को मुल्क से जाने नहीं दिया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब पिछले जब अदालतों से एवनफील्ड में भी थोड़ा सा रिलीफ मिला और फिर ये बेल भी होगी मियां साहब की, तो एक अवाम में जनरल परसेप्शन डेवलप हुआ कि शायद ये बड़े लोग फिर से वापस चले जाएंगे मुल्क से और कोई एहतसाब वगैरह नहीं होगा। आप मुझे भट्टी साहब ये बताएं कि क्या प्ली बारगेन लेते हुए नजर आते हैं नवाज शरीफ आपको? देखिए, पहली बात तो ये वही है कि मुजाहिद बरेलवी साहब वाली वही आगे मैं करता हूँ कि ये चूँकि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया, चूँकि इनको शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन बनाना पड़ा, जो जमहूरी 70 साल जमहूरी तारीख में ये दोनों नहीं हुए। शहबाज शरीफ का कोट लखपत से जेल से आके पीएसी का चेयरमैन बन जाना और इनका 6 हफ्ते का रिलीफ दोनों नहीं हुए। तो अब क्या हुआ, तरीके इंसाफ ने अपने वोटर को खुश तो करना है, खून तो गरमाना है, तो वो अब वो इस पे एजेंडे पे लगा दिया कि अच्छा जी रिलीफ मिल गया, ठीक है, अभी आप निकले तो हैं नहीं, पैसे दो और जान छोड़ो। ये सिर्फ नारे हैं, बयानात हैं वोटर को खून गरमाने के लिए। आप देखें अब वक्त आ गया है, ये मैं आपको बता दूं, हम बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में मुल्क, अब वक्त आ गया है कि ये मुल्क किसका है, 22 करोड़ का है या इनका है जिनका यहाँ कुछ नहीं है, जिनकी खुराकें पोशाकें औलादें बाहर हैं, उनका है या हमारा है। और दूसरी बात है कि जिन्होंने लुट मार के रिकॉर्ड कायम किए उनका मुल्क है कि हमारा है। तीसरी बात है, इनका क्या करना है, एहतसाब करना है या एक को पकड़ के दूसरे को हाथ हौला रखना, दूसरे पे हाथ मजबूत करके पहले पे हाथ हौला रखना, ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना है कि नहीं, ये सारों को मिलकर सोचना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है। राइट सर, एक ब्रेक ले लूँ मैं, बरेलवी साहब से वापस आकर इस पर राय लेते हैं और प्लस मैं बरेलवी साहब से ये भी पूछूंगा और आपसे भी फिर कि हुकूमत ने जो 7 महीने हुकूमत की है इस पर एक डिबेट है, कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ गैर मुतमईन हैं, कुछ बहुत नाखुश हैं, कुछ खुश हैं, कुछ अभी सिर्फ वेट एंड सी की पॉलिसी में। एक सर्वे भी अभी पिछले दिनों आया था, IRI सर्वे, उसमें भी कुछ लोगों को का इत्मीनान दिखाया गया था। तो क्या है असल पोजीशन? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। बरेलवी साहब, ये एक तो अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि इस वक्त बिला तफरीक एहतसाब होना है या नहीं होना, क्या वो जो वादे किए गए थे वो पूरे होने हैं या नहीं होने, क्या हमने इसको आगे लेकर चलना है इस मुल्क को, कि ये पुरानी वाली कि एक को डील दे दी, एक को डील दे दी, एक को दबा दिया, दूसरे को छोड़ दिया, दूसरे को ज़रा डाउन कर दिया, पहले को मार्जिन दे दिया। लेकिन अगर ये सब चीज़ें मेरिट पर करनी है तो फिर इसकी एक कीमत होती है जो हुकूमत को अदा करनी पड़ती है। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो कीमत अदा करे? वो शायद अनपॉपुलर फैसला हो, शायद उसके नतीजे में अपोजिशन की तहरीक चलनी हो, शायद लोग सड़कों पर आ जाएं उसके खिलाफ अपोजिशन, शायद मौलाना फजल रहमान जाकर धरना दे दें। तो क्या उसकी कीमत अदा करने के लिए हुकूमत तैयार है? इसको आप रिस्पॉन्ड करके फिर ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं हम कि क्या जो 7 महीने की परफॉर्मेंस है हुकूमत की, वो क्या अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, कमज़ोर है, रास्ता चुन लिया गया है, उस रास्ते पर डल गए हैं, या अभी रास्ते का ही पता नहीं है? बरेलवी साहब देखिए, एक तो मेरे ख्याल है भट्टी साहब जो है वो तो ज़रा ज़्यादा तवातुर से मिलते भी रहे हैं और इन्होंने बड़े, मैं इनको पढ़ता भी रहा हूँ तहरीक इंसाफ की क़यादत से और ख़ास साहब से। मेरा तो खैर मुलाकात नहीं हुई काफ़ी अरसे से। इलेक्शन से 3 दिन पहले ज़रूर जब हमने उनसे ये कहा था कि जनाब जो आपने टिकट दी हैं इनमें तो 70-80 तो काफ लीग और नून लीग और मुशर्रफ लीग के लोग हैं। तो खास साहब उस वक्त साफ लग रहा था कि जनाब वो इलेक्शन जीतने के लिए ये लड़ रहे हैं। और वो जो उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, उनके बाद समझ में आ गई कि इलेक्टेबल के बगैर हम जो है मैं पावर में नहीं आ सकता। तो फिर ये जो आप कारकर्दगी का पूछ रहे हैं ना, जब 44 मिनिस्टर में से 20 मिनिस्टर जो है मुशर्रफ दौर के हों, मुशर्रफ दौर से पहले भी काफ लीग नून लीग के हों, वो अभी अब तो खैर नाम लेने में भी हरज नहीं, अब तो खुसरो बख्तियार का नाम भी आ गया, अभी वो शाह साहब कोई नए ले लिए गए IB के, यानी जो लोग इस काबीना में बैठे हुए हैं, इनके पास वजारतें हैं, इनके पास करोड़ों अरबों हैं, इनके पास सीपैक है, इनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब समझते हैं अभी तक वो क्रिकेट से नहीं निकले हैं। वो एक ज़माने में हमारे मैं क्या कहूँ, अभी तक वो अपने को कप्तान समझते हैं कि जी मैं अब्दुल कादिर को बॉलर बना के जो है मैं मैच जितवा दूंगा। हाँ। सियासत क्रिकेट का खेल नहीं है। ये अभी तक खान साहब की, सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी ऑनेस्टी के समझ में नहीं आया। और आपने ये देखा कि उन्होंने इलेक्टेबल को भर्ती किया, उनको मिनिस्टर बनाया, फिर एक वबा चल पड़ी है। मुझे ज़रा मैं भट्टी साहब से मालूम करूँगा, मुझे मेरी मालूमात में इजाफा कर दिए, कितनी टास्क फोर्स बना दी गई हैं। जो बंदा जाता है, अच्छा मीडिया पता नहीं कितने एडवाइज़र बन गए, कितने साबिका MD वहाँ जाके बैठ गए, हर आदमी मीडिया, हर आदमी माविन। अरे भाई तुमने 6 माह में क्या किया, ज़रा हिसाब किताब पूछ लो। मुझे तो जो मैं 12-14 साल से खान साहब से तवातुर से मिल रहा था, मुझे हैरत होती है उनको देखकर, बल्कि अब तो अफसोस और तरस आता है कि बेबसी उनकी नज़र आती है कि जो अब जो बातें करते हैं उन्हें पता है कि वो 6 माह में ना जो डिलीवर नहीं कर सके, आइंदा 1 साल में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके गिर्द वही लोग बैठे हैं जिन्हें धरने के दौरान ये चोर और डाकू कहा करते थे। चोरों और डाकुओं के जरिए तब्दीली नहीं आती। खान साहब के एक चीज को भी इल्म है और खान साहब कैदरों को पता होना चाहिए। एक वादा जो उन्होंने किया था मगर भट्टी साहब, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं इनको छोड़ूंगा मैं, और कल उन्होंने जलसे में भी कहा छोड़ने वाले तो अंदर आ गए यार, सब छोड़ने वाले अंदर आ गए, सब अंदर आ गए छोड़ने वाले। जिन 2 बड़ों की बात करते शायद अभी भी उनके बारे में कह रहे हैं। आज शाम कुरैशी क्या कह रहे थे, वो भी आ जाएंगे अगर कुछ और थोड़ा वो भी सुनवा देता हूँ, नहीं तो वो उनकी पार्टी आ चुके हैं आधे। नवाज शरीफ साहब तो PTI चौधरी आ गए ना, चौधरी आ गए ना। जरा सुनवाइए जी शाह कुरैशी साहब आज क्या कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और कल प्राइम मिनिस्टर ने खुद खैर ऐसी बात की थी, सुनवा दीजिए, भट्टी साहब से जवाब लेते हैं जी। इमरान खान न तो डील के कायल हैं और न ही ढील पर आमादा हैं। वो समझते हैं कि कानून को आगे बढ़ना चाहिए। नैब एक इदारा है जो खुद मुख्तार इदारा है, वो ना हमारे नीचे है ना हुकूमत के नीचे है, और वो सबका एहतसाब करने का इस्तेहकाक रखता है। इस मामले में तो अभी तक कोई ढील वैसे इमरान खान दिखाने को तैयार नजर नहीं आता है कि वो जो आप एहतसाब की बात कर रहे थे, आप थोड़ा मायूस लग रहे थे कि जी एहतसाब होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तो इस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई कोई करे कर दे, मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो रिलीफ नहीं दूंगा। देखिए इमरान खान साहब को 7 महीने हो गए। हाँ। 7 महीने, 7.25 महीने। मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन मुझे फ्रस्ट्रेशन है। मैं मायूस क्यों नहीं हूँ? मायूस इसलिए नहीं हूँ कि अभी इतने उनको महीने नहीं हुए जितने दूसरे साल गुजार के गए हैं। हाँ। अभी इतने इनके जितने दूसरे दिन गुजार के गए हैं या महीने गुजार, उतने इनके दिन नहीं हुए। हाँ। मान लिया, लेकिन आपने 22 साल स्ट्रगल की है। 22 साल स्ट्रगल करने में आपने राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, आप नाकाम रहे। आप ने 195 जो हमारे कहा था कि इदारे खसारे में अभी तक कुछ भी ना हुआ,
आपने कहा था जो कर्ज़ा आप पे चढ़ा हुआ है आप उससे ज़्यादा कर्ज़ा ले रहे हैं। आपने कहा था नया सूबा बनाएंगे, आप कुछ भी काम नहीं हुआ। इदारा जाती रिफॉर्म्स जो आपका सबसे बड़ा एजेंडा था, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस रिफॉर्म्स कुछ भी नहीं हुआ। 50 लाख घर कुछ भी नहीं हुआ। 1 करोड़ नौकरियां कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई कुछ भी नहीं हुआ। बेरोज़गारी कुछ भी नहीं हुआ। टैक्सों में कमी कुछ भी नहीं हुआ। आपने IMF के पास नहीं जाना था, आप चले गए। मान लिया, इसके बावजूद मैं नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ, क्योंकि सवा सत्यानाश हुआ मुल्क मिला। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कल तकरीर फरमा रहे थे कि 18वीं तरमीम पर बात कर रहे थे कि 5000 अरब में 2000 अरब कर्जों में चला जाता है। 250 अरब जो है वो सूबों में चला जाता है। 1700 अरब दिफाई, तो हमारा मरकज़ 700 अरब के खसारे में है पहले दिन से। भाई मैं सिर्फ इमरान खान साहब से पूछता हूँ कि डॉलर बढ़ने ना बढ़ने के मामलात पर कितने पैसे लगते हैं, आपको क्यों पता नहीं चलता? इस पे कोई खर्चा आता है। गैस बिल जो बढ़ गए और फिर आपको अगले बिल में एडजस्ट करने पर कितने पैसे लगते हैं, जो आम की चीखें निकल गई। कई वफाकी इदारे इस वक्त सरबराहों से खाली पड़े हुए हैं, कितने पैसे लगते हैं आपके जिस वजीर की करप्शन की दास्तानें नैब फाइलों से चुरा के ब्याई, इसे हटाने में या इससे पूछने में कितने पैसे लगते हैं? आप पंजाब काबीना की खुद जाते हैं, जा करते हैं, तकर्रियाँ करते हैं। एक नाअहल बुजदार से जान छुड़ाने में कितना टाइम लगता है? आप ऐसा नाअहल कि पूरे मुल्क में टैक्स हो रही है, पूरे मुल्क में टैक्स 300 अरब का खसारा है, टैक्स में शॉर्टफॉल, और उसने DG एक्साइज पंजाब नहीं लगाया हुआ, क्योंकि उनके एक्साइज मिनिस्टर और इनका स्टाफ लड़ रहा है मेरा बंदा। इतना नालायक कि इमरान साहब कट्टों, बछड़ों, मुर्गियों, अंडों पे पहुंच गए हैं। और उस साहब ने क्या किया है, DG लाइव स्टॉक पंजाब नहीं लगाया हुआ अभी तक, क्योंकि वो भी मेरा बंदा लगे, तेरा बंदा। जो दावे कर रहे हैं वो करेंगे कैसे? सवाल ये हुआ। ऐसा विजन के बॉर्डर पे ले जाया गया कि आज ये सड़कें बना दें, ये मंजूर हुई हैं, पैसे मंजूर हुए हैं, सड़कें बना दें उनको, बुजदार साहब को। तो कहा कि अभी 4.5 साल हैं हमारे, हम कर लेंगे। ऐसा नाअहल के जो पिछले दरवाजे से अपनी मुराद करने, पहले वाले क्या करते थे, वो अगले दरवाजे से अपने धांसू शहबाज कैंप ऑफिस 1, शहबाज कैंप ऑफिस 2, नवाज कैंप ऑफिस 1, इसने पिछले दरवाजे से। ऐसा नाअहल के जो 17 लाख का फर्नीचर लेके तौसा शरीफ चला गया सरकारी खर्चे पे। आधा पंजाब रोज इमरान खान, इस पाकिस्तान, पंजाब जो आधा पाकिस्तान, इमरान खान रोज हारते हैं उसमें, अपने उनके तब्दीली हारती। इमरान खान नहीं, किसी दिन देखें, किसी दिन आपको ये यकीन है कि ये जंग इमरान खान की जंग है, ये बैटल इमरान खान की बैटल है। आपको किसी दिन कोई बईद नहीं कि उस्मान बुजदार शहबाज शरीफ के PS के पास बैठा होगा इंतजार करते हुए। आपने किया क्या? हमें घाघ मिला हुआ था इसाक डार, आपने क्या किया? कंफ्यूज असद उमर ला के बिठा दिया। हम मॉडल टाउन की वो बर्बरियत से फंसे हुए थे, साहिवाल हो गया। दोनों में क्या फर्क? नवाज शरीफ उधर उनके मजलूमों के पास नहीं गया, इमरान अभी साहब ये मसला क्या है? ये अहलियत का मसला है, तजुर्बे का मसला है, ये और यानी टीम का मसला है। नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन के माथा चूमने नहीं गए, ये साहिवाल नहीं गए। मिसालें दोनों न्यूजीलैंड की दे रहे हैं, वारी वारी जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी खत लिख लिया, बंदे मार के 17 2 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के वजीर आजम को खत लिख रहे हैं कि क्या कमाल आपका जस्चर है, आपने मुसलमानों को गले लगाया। महंगाई पहले शेर थी, अब सवा शेर है। भाई बात बुनियादी तौर पे ये है कि इमरान खान साहब को सिर्फ फोकस करने की जरूरत है, ये छोटे माइक्रो लेवल पे ना है। सही 15 बंदे, आखिरी बात, 15 बंदे इमरान खान ने लगाने थे, 15 5 बंदे वजारतें, 5 वजारतें हैं 24 किलोमीटर इस्लामाबाद के 18वीं तरमीम लग चुके हैं, और 5 वजारतें वो थी, एक KP का, एक पंजाब का वजीर आला, एक चीफ सेक्रेटरी और 4 अपने ब्यूरोक्रेट। 15 बंदे 7 महीने में नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब। कल एक बहुत अहम इदारे के, जो एनर्जी सेक्टर का एक इदारा था, उनके सरबराह से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि पिछली हुकूमत के लोगों को का मसला ये था, हो सकता है वो करप्ट हों, लेकिन उनको पता था कि करना क्या है। कहते हैं इस हुकूमत के लोग जो हैं कि करप्ट तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको पता नहीं है कि करना क्या है। तो वो कल अपना सर पीट के बैठे हुए थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, जिन इशूज़ की तरफ आपने तवज्जो दिलाई वो बहुत अहम है। आप अभी भी अच्छी बात यह है कि आप मायूस नहीं हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन भी हुकूमत के कुछ अच्छे इकदाम से आने वाले दिनों में दूर हो सकती है, अगर डायरेक्शन मिल जाए। बरेलवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।